हेलो हेलो हेलो। नजर है बिल्कुल सामने रखे सेशन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है इसमें हम लोग आज मैथ सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चंस, ठीक ना। तो वीडियो मैथ की वीडियो नंबर फर्स्ट है, ठीक ना। तो हम पहले ही बात किए हैं कि आपसे ज़्यादा को अगर 20 क्वेश्चंस या 20 मार्क्स आपको लाने हैं या 20 क्वेश्चन सही करने हैं तो अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलिए अच्छा हम को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने है। क्या दिया गया है कि दो संख्याएं 16 और कितना है 24 है, तो उनका महत्तम आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सिंपल से आपको कुछ नहीं करना भैया। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24 है। पहले 2 से डिवाइड करिए 8 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। फिर आप यहाँ से 2 से डिवाइड करिए यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। अब इसके बाद यह किसी सेम नंबर से किसी सेम अंक से नहीं कटेगा, ठीक ना, किसी भी से नहीं कटेगा, ठीक ना। इसलिए इसका जो कॉमन पार्ट है हमारे पास ये है, क्या है 2 है, 2 है और 2 है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 8 आएगा। यही हमारे पास क्या होता है एचसीएफ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है करेक्ट होता है, ठीक ना। इन दोनों में कॉमन नंबर से वो डिवाइड हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। वृत्त की त्रिज्या दिया गया है क्या है r है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हो भैया क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। अच्छा ये जो होता है ना ये क्या होता है वृत्त की परिधि होती है, ठीक ना। क्या होती है वृत्त की परिधि होती है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा वृत्त की क्या होती है परिधि होती है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो अगर कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस, देखिए एक धनात्मक पूर्णांक n के वर्ग के अंतिम अंक क्या हो सकती है, ठीक ना। मेरी बात समझिए, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या n के वर्ग के अंतिम अंक क्या हो सकती है, क्या मतलब इसका है, ठीक ना। मतलब एक पहली बात यानी एक क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 जो भी है सब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है n है, ठीक है जी। हमारे पास हुआ n का मान हमारे पास 1 2 3 4 जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या माजरा है कि जब हम n स्क्वायर करते हैं तो n स्क्वायर के अंतिम अंक में कौन से अंक आ सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर आप 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा, 3 का कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ मान लो 4 का कितना 4 है तो कितना आएगा 3 का, अरे यार एक सेकेंड, 3 का जो हो गया कितना आएगा 9 आएगा, और 4 का कितना आएगा 16 आएगा, ठीक ना। तो मतलब हम n स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक ना। तो n स्क्वायर की अंतिम से 10 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो कितना होता है 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। कितना 100 होगा, ठीक है। मतलब लास्ट में 0 आएगा। अगर मान लो आप 16 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा 256 आएगा, मतलब कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक ना। जो 7 का स्क्वायर आप करते हो तो कितना आता है 49 आता है, ठीक ना। आप एक बात ध्यान रखना है, आपके पास 0 आपको मिल सकता है भाई, कोई भी नंबर रहेगा इसके अंतिम में 0 है तो 0 का बनेगा। ऐसे 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ठीक ना। 1 आएगा। ऐसे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, कितना होता है 121 होता है। तो एक लास्ट में आया ना 4 भी आता है, 4 भी आता है से, ठीक ना। 4 भी ऐसा आएगा, 5 भी आता है, 6 भी आता है और 9 भी आता है। ये मतलब सारे अंक जो हैं हमारे पास आते हैं, ठीक ना। ये सारे अंक होते हैं जो कि हम किसी भी अगर धनात्मक नेचुरल नंबर का वर्क करते हैं, मतलब धनात्मक जो हमारे पास पूर्णांक संख्या उसका जब वर्क करते हैं तो उसके अंतिम में पाए जाएंगे कितने 0 1 4 6 5 6 और 9। इसमें कौन कौन से अंक नहीं आते हैं तो आप देख लीजिए, ये आपका 2 हो गया, 2 नहीं हो रहा है, न तो 3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से देखो कौन कौन से लास्ट में नहीं आ सकते हैं, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक हमारे पास कितना 5 6 है, 7 और एक 8, ठीक ना। ये हमारे पास अंक जो हैं नहीं आते हैं। कौन कौन देखो 1 2 3 4, देखो 3 और 3 6, अच्छा 10, ठीक है। मतलब ये 4 अंक हैं जो वर्क करने पर लास्ट में नहीं आते हैं, ठीक ना। तो कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम किसी धन पूर्णांक संख्या का वर्क करते हैं उसके अंतिम अंक कौन नहीं हो सकते हैं, तो 2 3 7 और 8 उसके अंतिम वर्ग में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब ये कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3
सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो यहाँ कौन सा त्रिभुज होगा, ठीक ना। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसकी जो दो भुजाएं समान हो, ठीक ना, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो समान भुजाएं हो, दो समान एंगल्स हो, ठीक ना, कोण हो। तो ये तो दो उसमें समान है ही नहीं कोई, ठीक ना। और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर है ही नहीं। अब समकोण त्रिभुज क्या कहता है, तो समकोण त्रिभुज ये कहता है कि एक भुजा का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के योग के बराबर हो, ठीक ना। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखें तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और यहाँ पर 9 प्लस 16, ठीक ना। ये भी 25 बराबर कितना हो गया 25, मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है, ठीक ना। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आधार का स्क्वायर, किसका होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारे पास 5 बन गया, लंब हमारे पास 3 बन गया और 4 हमारे पास आधार बन गया। मतलब इस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है हमारे पास, समकोण, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। क्या दे रहा है अगला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है यदि किसी खनाब की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो उसका आयतन क्या होता है। तो हम जानते हैं क्या होता है, ये हमारे पास सिंपल सा LBH, तीनों को गुणा कर दो उसका आयतन मिल जाएगा आपको, ठीक ना। ठीक है, तीनों को गुणा करिए उसका आयतन आपको मिल जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। अब यहाँ पे दिया है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो एक द्विघात समीकरण है तो इसका मूल निकालिए, ठीक ना। मूल निकालने का सूत्र क्या होगा, ठीक ना। मतलब मूल निकालने का हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, अगर यह एक द्विघात समीकरण है तो भैया कौन सा होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका एक करेक्ट होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a, कहाँ से मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है जी। चलो भैया कोई दिक्कत नो सर जी, सो श्रीधराचार्य जी आ गए हैं। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि कितनी है, 44 है तो इसका त्रिज्या कितनी होगी। परिधि का मतलब क्या होता है समझो, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि आपको पता है कितना ही है 44, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r होती है, इज इक्वल टू 44 हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू कितना 44। अगर यहाँ गुणा करो तो कितना हो जाएगा ऊपर 44/7 इंटू आर बराबर 44, ठीक है। तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना 44 गुणित नीचे जो है बटे यहाँ पे 44 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता है भाई। सिंपल सा आप निकाल सकते हो ना भाई, यहाँ 7 है, 7 जब राइट साइड में ले जाओ तो गुणा में जाएगा और जो गुणा है वो भाग में जाएगा। तो यहाँ पे 44/7 है तो इधर क्या हो जाएगा 7 44 कट गया, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ए दिया यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो भैया आप जानते हो त्रिभुज का नियम लगा दो, अगर यहाँ कोण थीटा है तो साइन दिया है, कर्ण दिया है आपको ना, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। तो लंब अगर एक कर्ण है हमारे पास और ये लंब है और इसको हम आधार मानते हैं, मानना क्या है, थीटा आपने लिया है तो आधार तो बनेगा ही। ये 90 है हमारे पास है, लंब आपको दिया है कितना है 3 है, कर्ण आपके पास 5 है। तो आप जानते हो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण दिया है 5 का स्क्वायर, लंब दिया है 3 का स्क्वायर और प्लस आधार हमको क्या और पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 25 बराबर 9 और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर ले जाओगे तो 25 माइनस 9 मतलब 16 आ गया। तो आधार बराबर कितना आ गया, करणी में 16, इसका मतलब 4 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप निकालो यार, 3 4 5 1 होती है, ठीक ना। सिंपल से यहाँ पे तुमको क्या मिल गया 4 मिल गया, ठीक है। तो इसका 4 अगर मिल गया तो अब देखो cos थीटा हमको चाहिए, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 ऑप्शन ए इसका क्या होता है, करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक ना। तो आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो भैया तो आगे चला जाए। हाँ
अब यहाँ हमारे पास क्या है, यदि किसी संख्या का 10% बराबर 50 हो तो संख्या कौन सी है, ठीक ना। कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक ना। उस संख्या को हमने यक्ष का क्या कितना है 10% बराबर कितना है 50 है, तो यक्स इंटू 10 बटे कितना 100 और बराबर 50, ठीक है। 1 0 0 से काट दो तो x बटे 10 बच गया इज इक्वल टू 50 हो गया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना 500, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी इसका करेक्ट होता है, सिंपल सा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया 500। अब ट्राई करना है तो आपको वीडियो को रोक दिया करो, आप देख लिया करो, लगा लिया करो, फिर आप आगे बढ़ा करो, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2x + 3 = 7 तो x का मान निकालना है भैया, सिंपल यार, कुछ थोड़ी नहीं करना है। 2x + 3 = 7, तो 2x इज इक्वल टू, उधर ले जाओ 3 को तो माइनस बनेगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, x इज इक्वल टू 4 बाई कितना 2, मतलब 2 आंसर इसका हो गया, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, देख लो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11, ठीक है। क्या दे रहा है, यदि a बराबर 3 और b बराबर इतना है तो आप क्या करना, वैल्यू बतानी है a² + b² की, ठीक है। a का मान 3 है और इसका मान कितना है 4 है, स्क्वायर कर दो यार दोनों का, तो 9 + 16 कितना हो गया 25, तो 25 कहाँ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। वैल्यू के स्क्वायर ही तो करना है यार, इसमें क्या करना है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, समीकरण 2x - 5y = 10 का y अक्ष पर अवयव इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक ना। मतलब यह रेखा जो है y अक्ष पर कितना काटेगी, ठीक ना। अच्छा चलो भाई सिंपल से हम आपको बताते हैं, ठीक। ओह सॉरी देखो, ये हमारे पास मान लेते हैं, मानना क्या है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। देखो अगर x अक्ष पर इंटरसेप्ट निकालना, मतलब x अक्ष पर कितना कर रहा है, जब x अक्ष पर कहता है तो x अक्ष पर, y अक्ष का है, सॉरी y अक्ष पर x का जो मान होता है क्या होता है 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। सिंपल से यहाँ पुट कर दो, कहाँ पे 2x - 5y = 10, जो हमको रेखा दी गई है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे जब x 2 × 0 और -5y = 10 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो गया, -5y = 10, तो y = 10 अपॉन -5 मतलब -2, तो y = हमारे पास क्या आ गया -2, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, ये हो गया, ठीक है। अगर यही यक्ष अक्ष पर पूछता तो यक्ष अक्ष पर जो होता है वो y का मान 0 होता है, ठीक ना। यक्ष अक्ष पर y अक्ष पर यक्ष का मान 0 होता है और y अक्ष पर यक्ष का मान y का मान 0 होता है, ठीक ना। तो जब यक्ष अक्ष की बात करता तो हम y का मान यहाँ पर 0 पुट कर देते, ठीक ना। सिंपल सी बात ये है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि x² - 9 = हो तो x का मान क्या करना है, हमें पता करना है। चलो भाई, तो यहाँ पर सिंपल से दिया है x² - 9 x² - 9 = 0, तो x² = 9, तो x ± रूट में कितना 9, मतलब ± कितना आएगा 3, x = क्या हो गया ±3। अच्छा ये एक बात बता दीजिए सर जी, यहाँ ± हमने क्यों लिया है, क्योंकि रूट, ठीक है। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर x² - 9 = 0, इसको सही से सॉल्व करें तो ऐसे बनता है, स्क्वायर और 3 का स्क्वायर = 9, तो एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में क्या होता है a + b होता है, a² - b इसका फॉर्मूला। एक बार हम लोग x - 3 को 0 दिखाएंगे, एक बार x + 3 को 0 दिखाएंगे। यहाँ पर = 3 आएगा, यहाँ पे -3 आता है, तो एक बार s का मान 3 आया, एक बार कितना -3 आया, इसे सिंपल हम लिखते हैं +-3, जिसका मतलब a हमारे पास आंसर हो गया, ठीक ना। तो x² - 9 = 0 है, तो रूट में x² रूट में 9 बना दिए, इसका मतलब 3 सिर्फ नहीं होगा, ठीक ना, दोनों होगा। हाँ अगर यहीं पे एक चीज़ आपसे ये कह देता कि भाई x = रूट में 9 है, तो आप बताओ वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे +-3 मत लिखना, ठीक ना, सिंपल से यहाँ पे क्या आएगा +3 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 3 आंसर इसका आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर की कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, ठीक ना। ये 3 जो है 9 की वजह से आया है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि x = रूट में अगर 9 है तो सिर्फ 3 आता है, -3 नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भाई
आगे चले, यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर तो इसका विकर्ण क्या होगा। देखने एक हमारे पास क्या दिया गया है, एक हमारे पास वर्ग है, ठीक है, वर्ग में समझते हो ना, हाँ भैया समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर यह 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। और यह 90 होता है तो 90 के सामने हमारे पास क्या बनता है, कर्ण बनता है। और दोनों भुजाएं तो कर्ण मतलब क्या है, वही हमारे पास विकर्ण है, विकर्ण ना, कर्ण ही हमारे पास क्या है, विकर्ण है, ठीक ना। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 25 और प्लस कितना 25, इसको लिख सकते हो 2 गुणित 25, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू देखो तो रूट में आ जाएगा कितना 2 गुणित 25, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा 25 का 5 निकलेगा और 2 का यहाँ पर 2, ठीक ना। तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया, कर्ण हमारे पास आ गया 5 करणी में 2, 5 करणी में 2, ऑप्शन ए, ठीक ना। चलो भाई अब आगे चले। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 है। अब देखिए किसी संख्या के समूह का माध्य निकालने का सूत्र क्या, मीन कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं। तो सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्याओं की संख्या, टोटल अंकों की संख्या कितनी है, ठीक ना। मतलब सारे क्या करो, सभी संख्याओं का योग बटे क्या है, कुल संख्याएं, ठीक ना। जितनी भी संख्याएं हैं उनका आप योग कर लो, क्या कर लो आप, उनका आप योग कर लो। योग करने के बाद जितनी संख्याएं उसी संख्या, मान लो हमने कहा कि हमारे पास क्या है 10 हो और 15 हो और मान लीजिए आपके पास कितना हो 25 हो, इनका क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य इज इक्वल टू क्या करेंगे 10 प्लस 15 प्लस 25 और बटे कितना 3 संख्या 1 2 3, तो 3 से भाग करेंगे कितना होगा 25 40 50 बटे कितना हो गया 3, ठीक ना। तो मतलब उन संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, टोटल जो हमारे पास संख्या है उनकी कितने, वो कितनी है, ठीक है, कितने गिन लो 1 2 3, यहाँ पे 3 है ना, 3 से हमने भाग कर दिया, ठीक है सर जी। चलो अब यहाँ पे हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो उसकी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 800 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य आपको क्या करना है, बताना है, ठीक ना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक ना, क्या होता है, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू, देखो हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, उसी फॉर्मूले से लगाते हैं, ठीक ना। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और गुणित 100 माइनस हानि और बटे हमारे पास क्या है 100। तो भाई ये विक्रय मूल्य आपको दिया है, विक्रय मूल्य कितना है 800 है, ठीक ना। विक्रय मूल्य आपको पता है 800 है, ठीक है। तो सिंपल से हमारे पास इसी को देखो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, मतलब इसको हम लिखते हैं क्या एसपी, क्या लिखते हैं एसपी, और एक कास्ट प्राइस को लिखते हैं सीपी, ठीक ना। तो सिंपल से हमारे पास क्या बना एसपी इज इक्वल टू सीपी और इनटू 100 माइनस हानि और बटे हमारे पास 100। तो ये कितना है 800 है, ये हमको सीपी हमको पता करना है। तो 100 माइनस से कितना दिया है 20%, मतलब 20 और बटे कितना 100। तो 800 बराबर CP इंटू 80, 800 है बटे कितना 100, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर देखो आप तो 880 से हटा दो कितने 10 बार जाएंगे, मतलब 10 इज इक्वल टू CP अपॉन कितना हो गया 100 और CP इज इक्वल टू गुणा कर कितना 1000, ठीक ना। उसकी क्रय मूल्य कितनी थी, उसको खरीदा कितना गया था, उसको 1000 में और बेचा कितना गया 800 रुपए में। 200 का इसमें क्या होती है आपको हानि होती है 200 रुपए की, ठीक ना। चलो भाई आगे देखा जाए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, उसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। एक घन का मतलब समझते हो ना, से एक रूम हो, उस रूम में जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी क्या हो बराबर हो, ठीक ना। उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं घन, ठीक ना। मतलब सारे उसमें जो हैं बराबर हो, ठीक ना। जैसे हम कह रहे हैं ये हमारे पास एक घन बन के तैयार हुआ, लेकिन अभी नहीं, अब बन के तैयार हो गया। इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। इसमें देखो
देखा जाए, अच्छा सोचो आप, एक घन है ठीक ना, सारी सारी भुजाएं बराबर है, एक रूम है, इसमें कितने सतह कितने फेस हैं उसमें ठीक ना, कितनी दीवार है, 1 2 3 4 5 6, कितनी दीवार होती है, 6 दीवारों से एक रूम घिरा होता है ठीक ना। तो 6 दीवारों से घिरा होता है, अगर एक हम फर्श की बात करें, ऊपर ऊपर की चारों भुजाएं जब बराबर होती है तो क्या बनता है, एक वर्ग ही तो बनता है, और एक वर्ग का जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, कितने हमारे पास है 6, इसलिए कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो हमको सिंपल से यहाँ फार्मूला पता करना है, फार्मूले की बात करते हैं, वर्ग घन है ना, घन का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर ठीक ना। ए का मतलब यहीं पे भुजा जो दिया है ए से कितनी है 4, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 16 गुणे 4 मतलब 16। अब 96 कितना हो जाएगा, 100 छक्का 96 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका मतलब बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ठीक ना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देख लो यार, कोई दिक्कत है क्या, सिंपल से यार। अब देखो आगे, आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया है क्या, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 72, उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम पता करना है ठीक ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ठीक है। तो ये 72 दिया है, ए दिया है 6 और एलसीएम पता करना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 72/6 और 12 कितना होता है 72, तो 12 इसका आंसर हो गया। फॉर्मूला पता है तो आपको सिंपल सा इसको लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हैं क्लियर कर सकते हैं ठीक। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दे रहा है 19, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना है 30 है, तो अन्य कोण क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज कैसे बनता है भैया, और समकोण का मतलब ही है जिसका एक कोण कितना हो 90, एक उसने दिया है 30, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 ठीक ना। तो 180 में घटा दो भाई कितना 90 और -30 घटा दो ठीक ना, 90 180 में घटाया 90 बचेगा, -30 कितना आ गया 60। अब यहाँ पे देखो 90 भी आपको दिया है और यहाँ पर आपको 60 भी दिया है, क्योंकि एक कोण उसने देखो ए सिंपल सा इसने समकोण त्रिभुज कहा, इसने कहा एक 30 है ठीक ना। अब आपके पास एक 90 वाला बचा और एक हमारे पास 60 वाला बचा ठीक ना। तो अब कौन सा आंसर आप देंगे, 90 का देंगे कि 60 का देंगे। अरे भैया समकोण ने कह दिया है, इसका मतलब एक कोण ने पहले से दिया है 90 ना, फिर दूसरा कोण ने 30 दिया तो तीसरा कोण मतलब 60, इसका मतलब ऑप्शन इसमें सी सही होगा ना कि बी। 90 मत मारिएगा क्योंकि 90 उसने बोल दिया है, समकोण का मतलब ही कि उसने एक कोण 90 दिया है और दूसरा भी उसने 30 दे दिया, तो बचा कौन सा 60 वाला ठीक है। तो 60 लगाएगा 90 बिल्कुल नहीं ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, यदि 3 6 9 12 एक अंकगणितीय श्रेणी एपी है तो उसका 10वां पद आपको बताना है ठीक है, 10वां पद। तो सिंपल से यहाँ पर देखो आप, तो प्रथम पद कितना है इसमें 3, सार्वांतर मतलब डी की बात कर लो, ये प्रथम पद ए होता है ठीक ना, डी कितना है 6 - 3 मतलब ये भी कितना 3, और इसका हमको एनवा पद लिखते हैं, क्या लिखते हैं एनवा पद। कभी कभी इसको हम लोग टी एन से या ए एन से लिखते हैं ठीक है, क्या होता है a + n - 1 इंटू टी होता है ठीक ना। हमको T10 निकालना है, 10वां पद निकालना है, कौन सा 10वां पद T10 निकालना है। तो T10 निकालने के लिए हमें क्या करना है, a कितना है इसमें 3 है और 10 - 1 इंटू ए भी 3 है, तो 3 प्लस ये 9 हो गया इंटू 3, तो 3 + 9 3 27 और 27 + 3 1 मिनट
27 और प्लस 3 कितना हो गया 30। ठीक है, 30 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक ना, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक ना, इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग आपको लगवा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करिए, क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, जिससे हम क्वेश्चन जो 20 हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकें। सॉल्व मतलब यहाँ पे देखो आपको आता तुरंत आपका आंसर है यार, 20 नंबर्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक ना, मतलब इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं, फार्मूला पता है, थोड़ा कंसेप्ट पता है तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप।